आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलोट्रॉपी के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलोट्रॉपी क्या होता है। हम एलोट्रॉपी को जो है सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करें अगर हम एलोट्रॉपी की, तो हम एलोट्रॉपी को ऐसे बोलेंगे कि यह हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है, लेकिन ऐसे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। और यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पाई जाती हैं, एलिमेंट्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स जो यहाँ पे एलोट्रॉपी के केस में पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। अब जो है यहाँ पे हम ये बताएंगे कि हमने कहा कि एलोट्रॉपी के केस में ठीक है एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। लेकिन सवाल पैदा होता है ये कि आखिरकार ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट क्यों होंगी? डिफरेंट इसलिए होंगी क्योंकि जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें ये देखा जाता है कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है अलग अलग फॉर्म्स में जो अरेंजमेंट होता है वो वेरी करता है, जिसकी वजह से एटम्स के अरेंजमेंट के डिफर होने की वजह से यहाँ पे क्या आती है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एलोट्रॉपी में एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी। इसको हम एज एग्जांपल के तौर पे जो है हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। यहाँ पे क्या होगा? कार्बन एलिमेंट होगा, इसकी क्या होंगी? बहुत सारी फॉर्म्स होंगी, लेकिन फॉर्म्स कैसे होंगी? इस कदर की फिजिकल प्रॉपर्टीज सारों की क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। तो देखा गया है कि यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के केस में हमारे पास जो है दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं क्रिस्टलिन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और दूसरा हमारे पास आता है एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। जैसे यहाँ पे नेम इंडिकेट क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी? क्रिस्टलिन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। इसमें क्या होगा? हमारे पास बेसिकली क्रिस्टल होगा, और क्रिस्टल में हम जानते हैं कि वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होगा, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वगैरह जो भी। जबकि एमॉर्फस में क्या होगा? एमॉर्फस में जो है क्रिस्टलिन फॉर्म की तरह वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होगा, जिसका एटम ना ही एटम्स का ना ही मॉलिक्यूल्स का। तो अगर हम यहाँ पे क्रिस्टलिन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है? जैसे डायमंड है हमारे पास, जैसे हमारे पास ग्रेफाइट आता है, जैसे हमारे पास क्या आता है? फुलरीन आता है, जैसे हमारे पास क्या आते हैं? कार्बन नैनो ट्यूब्स। उसी तरह से हमारे पास इस एलोट्रॉपिक एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? कोल आ रहा है, चारकोल आ रहा है, लैम्प ब्लैक या जिसे हम कार्बन ब्लैक भी बोलते हैं। अब हम जो है इस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में से जो है इस डायमंड को जो है थोड़ा बहुत क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इस डायमंड की, बेसिकली ये डायमंड है क्या हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी? कार्बन की। ठीक, हम जानते हैं कि ये डायमंड जो है नेचर में ऑकर करता है, ठीक, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम इसे जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर भी करते हैं, आर्टिफिशियली हम इसे बनाते भी हैं। लेकिन जो हम इसे आर्टिफिशियली बनाते हैं तो इसकी क्वालिटी जो होती है वो घट जाती है, पुअर हो जाती है, और साथ ही साथ इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है, जिस वजह से हम इस डायमंड को कभी कभार ही बनाते हैं आर्टिफिशियली। तो उसके अलावा जो है डायमंड हम जानते हैं कि ये किसका है? ये जो है हमारे पास क्या है? ये क्रिस्टलिन एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का। तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की,
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, डायमंड का हमारे पास फिगर है। तो डायमंड के केस में क्या होगा, कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे जो कार्बन एटम्स होते हैं डायमंड के केस में वो क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे डायमंड के केस में जो हमारे पास कार्बन एटम्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी वजह से यहाँ पे जो कार्बन एटम्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज हो जाते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हो जाते हैं। ठीक, और साथ ही साथ अरे टेट्राहेड्रली अरेंज तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होते हैं, क्लोजली जो है ये जो है इनका अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है साथ ही साथ यहाँ पे जो कार्बन के बीच की जो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से आपस में बाइंड होते हैं, इस तरह से आपस में ये जुड़े रहते हैं बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। जो यहाँ पे कार्बन एटम्स होते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पे जो है पूरा इस स्ट्रक्चर को देखें तो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, बॉन्ड लेंथ हम जानते हैं कि क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। और वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके बीच में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉम्स, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये है हमारे पास थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम ऐसे बोलें कि जो है इसकी अब हम इसकी थोड़ी सी अब क्या देखेंगे, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि जो डायमंड होता है हमारे पास वो क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है कार्बन एटम्स का वो कैसे होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली अरेंजमेंट होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि डायमंड जो होता है हार्ड सब्सटेंस होता है। नंबर 2, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि डायमंड जो है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे डॉट है, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी डॉट है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है। और हम ये जानते हैं कार्बन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 4। ठीक, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स किसमें इन्वॉल्व होंगे, बॉन्ड को बनाने के लिए जो है यहाँ पे ये इन्वॉल्व होगी। इस वजह से अब यहाँ पे क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि ये जो डायमंड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये लाइट को जो है जब लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और रिफ्रैक्ट भी कर सकता है। तो हम कहते हैं कि ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो है इसके कुछ यूजेस की, तो जैसे कि हम जानते हैं कि डायमंड का इस्तेमाल जो है ग्लास होगा हमारे पास या फिर मार्बल होगा हमारे पास, इन चीजों को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका यूजेस की, तो इसका इस्तेमाल जो है सर्जिकल नाइफ को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल नाइफ, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब इस डायमंड को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, पॉलिशिंग की जाती है, तो जब उसके बाद जब हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो उसके क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होती है। तो इस वजह से हम इस डायमंड का इस्तेमाल कुछ स्पेशल जेम्स या फिर स्पेशल स्टोन्स को बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ
इसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्वेलरी को बनाने, ज्वेलरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है सजावट जो है अच्छी दिखे, जो भी हमारे पास ज्वेलरीज होंगी उसके लिए। तो आई होप कि आपने थोड़ा बहुत डायमंड के बारे में सीखा और साथ ही साथ एलोट्रॉपी के बारे में भी सीखा। बाकी जो इसके आगे जो हमारे पास ग्रेफाइट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।